वेलकम ऑल। आज हम सभी लोग मिशन कर्मयोगी के साधना सप्ताह में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं गौरव वर्मा, परिवहन निगम मुख्यालय यूपीएसआरटीसी से इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशन इन उत्तर प्रदेश के टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए श्री राजनारायण वर्मा, सलाहकार, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी। सर, यूपी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेट बन रहा है इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस में। इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस हम लोग के डीजल बस और सीएनजी बस से आगे बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रिक बस की ओर मूव कर गए, जिसमें यूपीएसआरटीसी की भी एक अहम भूमिका है। सर, आप इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस का फ्यूचर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? गौरव जी, इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशन हमारे लिए कंपल्सन है, ये बाय चॉइस नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस के लिए एडॉप्शन के लिए एक नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाने हैं। ईवी एडॉप्शन की पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूपी में, उसके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स यूपी गवर्नमेंट ने दिए हैं और मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, हम आपसे गाड़ियाँ परचेज भी करेंगे और आपको इंसेंटिव्स भी देंगे। सर, जैसे कि हम लोग यूपी जो है दिल्ली एनसीआर की बेल्ट में आता है और इन दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का इशू बना हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का इशू है, जैसे पोल्यूशंस के लेवल बढ़ रहे हैं, उसमें सर आपको कैसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिक बस है जो कि ग्रीन मोबिलिटी की ओर है, और यूपी भी एक स्टेट है जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की कामना करता है 2047 में, इसमें सर आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक बस की और यूपीएसआरटीसी की इसमें कितनी अहम भूमिका होगी? सर, यूपी और दिल्ली दोनों सटे हुए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अधिक होने की वजह से वहाँ पर एक्यूआई लेवल हमेशा हायर साइड में रहता है। अच्छी बात यह है कि हमने यूपी के बड़े शहरों में अच्छा कंट्रोल किया है, वो मेजर्स लिए हैं जिससे कि एक्यूआई हमारा कंट्रोल में रहता है। इसमें वेहिकुलर पॉल्यूशन का भी काफ़ी योगदान है, लगभग 15% कारण पॉल्यूशन का गाड़ियों की, डीजल गाड़ियों के ऑपरेशंस की वजह से होता है। हमने नीतिगत निर्णय लेते हुए एनसीआर क्षेत्र तथा अपने जो धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, इनको सेंटर बना करके इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को प्लान किया है। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर सिटी बस ऑपरेशन भी इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा किए जाने की योजना भी बनाई है और उसको हमने कार्य रूप में उतारना भी प्रारंभ कर दिया है। विकसित भारत 2047 के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो हम उससे काफ़ी समय पूर्व ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को 100% अडॉप्ट कर चुके होंगे। नेट जीरो का जो हमारा लक्ष्य है 2047 से पूर्व प्राप्त किया जा चुका होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी तरह की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज़ बन रही हैं। सर, जैसे कि जो है हम लोग का स्टेट इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को अडॉप्ट कर रहा है, इसके प्रथम चरण में जो है 2022 में यूपी इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल पॉलिसी आ गई सर, जिसको यूपीएसआरटीसी ने अडॉप्ट किया और यूपी भी उसमें मूव कर रहा है। तो सर उसकी अहम हाइलाइट्स क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं सर उस पर जिससे जानकारी मिल पाए हम लोगों को, कैसे उसको अडॉप्ट करना है? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2022 में अपनी ईवी पॉलिसी निर्गत की गई। इस पॉलिसी के तहत 3 लक्ष्य रखे गए। एक, क्रिएशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ ईवी को बढ़ावा देना। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश में। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के उद्देश्य से 20% तक की सब्सिडी, जिसकी अपर लिमिट 10 लाख रुपए पर यूनिट की है, पर चार्जिंग यूनिट की है, दी है।
साथ ही साथ अगर आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, ईवी खरीदते हैं, तो आपको टू व्हीलर में 5,000 रुपीज़ पर यूनिट और कार्स में 1,00,000 रुपये पर यूनिट, तथा बस में, ये केवल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा बस में, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं इन्वॉल्व है। प्राइवेट सेक्टर में बस परचेज में अप टू 20 लाख रुपीज़ सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, जो कि बस की कीमत का 15% होगी। सर, यूपी ने अभी एक बहुत अहम कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें। यूपी ने सर बहुत यहाँ पे अशोक लीलैंड ने एक प्लांट पुटअप किया जो इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को इनबिल्ड करने की यूपी में बात है, जिसमें ये अनाउंसमेंट हुआ कि मेड इन यूपी का कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए और जो मेड इन यूपी की बसेस हैं उसको लेने के लिए बाउंडेड भी किया जाए, उसको प्रमोट भी किया जाए। इस स्टेप को आप किस तरीके से देखते हैं इलेक्ट्रिक बस मोबिलिटी में, कि कैसे इसका फ्यूचर यूपी का इससे जो है लाभदायक होगा, कि क्या इसमें क्रिटिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की जो विनिर्माण नीति थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उससे ही प्रभावित होकर के, उससे लाभान्वित होकर के अशोक लीलैंड ने एक अपना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, उसकी डिलीवरी भी प्रारंभ हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन में जो प्रिक्योरमेंट है, प्रिक्योरमेंट में मेक इन यूपी को प्रेफरेंस देने पर विचार चल रहा है। यूपीएसआरटीसी उसी नीति का अनुसरण करेगी जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे परचेज प्रेफरेंस के द्वारा, तब तक और अधिक इन्वेस्टमेंट यूपी में आने में उतना त्वरित रूप से नहीं आएगा। इसलिए ये विचार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि मेक इन यूपी प्रोडक्ट्स को कैसे गवर्नमेंट परचेजेज में प्रेफरेंस दिया जाए। सर, जहां हम लोग बस को प्रोक्योर करने की बात करते हैं, जहां हम लोग मेड इन यूपी की बात करते हैं, बट वहीं पे ये बात भी आती है, कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक बस की जो कॉस्टिंग है वो हम लोग की नॉर्मल डीजल बस और सीएनजी बस से ज़्यादा है। जो कॉस्टिंग का पैरामीटर्स है वो हम लोग को इन फ्यूचर उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या आपकी सोच है इसको लेके कि इलेक्ट्रिक बस हम लोग के फ्यूचर में यूपी में बेस्ट पॉसिबल हम लोग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे? गौरव जी, एक बस की अगर हम लाइफ की बात करें तो वो अनुमानित 15 साल होती है। 15 साल का एक लाइफ स्पैन लेकर के बस लॉन्च की जाती है। अगर आप 15 साल का उसका एनालिसिस करें कि आपको कितना व्यय उसके ऑपरेशंस पर, इलेक्ट्रिक बस पर कितना करना होगा और डीजल बस पर करना होगा, तो आप ये पाएंगे तीसरे चौथे साल के बाद इलेक्ट्रिक बस आपको बेनिफिशियल लगती है। उसके कारण है, उसका कारण ये है कि अगर हम एक एसी बस की बात करें, जो 12 मीटर की एसी बस जो यूपीएसआरटीसी ने लॉन्च की है, वो अगर डीजल की होती तो आपको 30 से 32 रुपये पर किलोमीटर उसके फ्यूल कास्ट में डीजल के रूप में और लुब्रिकेंट के रूप में व्यय करना पड़ता। जबकि जो इलेक्ट्रिक बस है उसमें ऑपरेशन की कास्ट 9 रुपये कुछ पैसे जो हमारी चल रही हैं उसमें आ रही है। तो इस तरीके से आपने सीधे 20 रुपये की बचत की। दूसरा आता है मेंटेनेंस। चूँकि इसमें मूविंग पार्ट्स एक है, केवल मोटर, उसके अलावा कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, वियर एंड टियर नहीं के बराबर है। मोटर की भी लाइफ मोर देन 10 ईयर्स है। केवल बैटरी चेंजेस एक्सपेक्टेड है, 15 साल में 2 या 1 बैटरी चेंज के साथ गाड़ी चलेगी। उसकी कास्ट 4.5 रुपये पर किलोमीटर आती है। तो कुल मिलाकर के मेंटेनेंस कास्ट बैटरी रिप्लेसमेंट को जोड़ते हुए भी डीजल बस की तुलना में इलेक्ट्रिक बस का कम पड़ता है। ऐसे में जब हम एनालिसिस करते हैं टोटल कास्ट ऑफ ऑपरेशन इंटायर लाइफ में, तो इलेक्ट्रिक बस आपको डीजल बस से चीपर पड़ती है। नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 4 से 5 गुना उसमें इलेक्ट्रिक बस में डीजल की तुलना में करना पड़ेगा। सर, हम लोग जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक बस का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर डीजल और सीएनजी में, तो हम लोग और स्टेट्स को देखते हैं जहाँ पे हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉडल की बात करें तो जीसीसी मोड, ग्रॉस कॉस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। वहीं हम लोग एनसीसी की बात करते हैं, वहीं हम लोग परचेज़ की भी बात करें, खुद परचेज़ करने की। तो सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट जो स्टेप है यूपी गवर्नमेंट के, और एज़ कम्पेयर टू
कंपेयर करें दूसरे स्टेट से तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए सर इसमें? और गौरव जी, 3 मोड हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बस चलाने के। एक, आप आउटराइट परचेज करें बस को और अपना ड्राइवर कंडक्टर लगाएं और बस को चलाएं, जैसे कि अभी यूपीएसआरटीसी ऑपरेट करता है। दूसरा तरीका है जीसीसी मोड पर। उसमें आपको ऑपरेटर चुनना होता है थ्रू बिडिंग। ऑपरेटर बस लाएगा, ऑपरेटर ड्राइवर लगाएगा, ऑपरेटर उसका मेंटेनेंस करेगा, ऑपरेटर आपके दिए हुए शेड्यूल पर बस को चलाएगा। लेकिन अथॉरिटी को उसके बदले में ऑपरेटर को एक पर किलोमीटर फिक्स फीस पेमेंट करना होगा। साथ ही उसको एश्योर करना होगा कि हम साल में कम से कम आपका इतना किलोमीटर रन अवश्य कराएंगे, नहीं कराने की स्थिति में हम उसको उतने किलोमीटर का पेमेंट करेंगे। जीसीसी मोड में जो फ़ायदे हैं, फ़ायदा ये है कि अथॉरिटी को अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, सारा इन्वेस्टमेंट ऑपरेटर का है। अथॉरिटी को डे टू डे उसका मेंटेनेंस, उसकी अपकीप मैनेज नहीं करनी होती है। लेकिन अगर हम आते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम में एक तो अथॉरिटी को बहुत बड़ा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है उसकी पर किलोमीटर फीस के रूप में। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पैसेंजर केवल ऑपरेटर की होती है। ऑपरेटर पैसेंजर को लिफ्टिंग करने में, चूँकि इनकम से उसका कोई ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं ये हो सकता है कि वो पैसेंजर लिफ्टिंग में आनाकानी करे या उतना इंटरेस्ट ना ले। रेवेन्यू शेयरिंग में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लाभ भी जॉइंट होते हैं, हानि भी जॉइंट होती है। रेवेन्यू शेयरिंग जो मॉडल यूपीएसआरटीसी ने अडॉप्ट किया, अभी पूरे कंट्री में केवल यूपीएसआरटीसी ने रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर 50 बसें, इलेक्ट्रिक बसें हायर की हैं, जो कि चलना प्रारंभ हो गई हैं। रेवेन्यू शेयरिंग में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चूँकि इनकम का मेजर पार्ट ऑपरेटर को जाना होता है, इसलिए ऑपरेटर पैसेंजर लिफ्टिंग पर भी पूरा फोकस करता है। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? दुष्परिणाम केवल ये हो सकता है कि लीन टाइम में जब इनकम बहुत कम आने की संभावना होती है, बहुत मॉर्निंग के आवर्स या लेट इवनिंग के आवर्स, तो वो कोई ना कोई बहाना बता करके ट्रिप्स को कर्टेल कर सकता है। लेकिन उसको भी रोकने के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हाँ, ये सत्य है कि सभी ऑपरेटर्स जीसीसी मोड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न गारंटेड होता है। अभी तक सर हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम लोगों ने पाया कि हम लोग इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस के लिए यूपी भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मेड इन यूपी के कॉन्सेप्ट को ला रहा है। हम लोग इसमें जो है रेवेन्यू शेयरिंग की बात करते हैं कि मॉडल ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग भी है। बट सर अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव को देखें तो इलेक्ट्रिक बस में आपको लगता है कि उसके चैलेंजेस में आपको क्या नज़र आता है? एक चैलेंजेस में हम लोग को इस पर्सपेक्टिव से है कि मेंटेनेंस का इशू आ सकता है, या उसके इंफ्रा का इशू है, या चार्जिंग इंफ्रा में जो प्रॉब्लम आई, इस वजह से हम लोग डेवलप उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आपको मेजरली क्या लगता है कि मेजर हडल्स इसके कहाँ पे हैं? गौरव जी, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो जो पहले कभी नहीं हुआ, यूपी में बस ऑपरेशन अभी करीब 3 साल पहले सिटी बस ने शुरू किया था, बहुत सारी हर्डल्स आई। अब यूपीएसआरटीसी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशन में आया हुआ है। 220 बसेज हमारी जो हमने आउटराइट परचेज की हैं वो आ गई हैं, चलना प्रारंभ हो गई हैं। 50 बसेज हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर हायर की हैं, उनका भी संचालन प्रारंभ हो गया है। हम बसेस को रेट्रोफिट करके डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बस में, पुरानी डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। उनमें भी एक बस का संचालन शुरू हो गया, दूसरी की टेस्टिंग में। सबसे बड़ा हर्डल आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। इसके 2 पार्ट हैं। एक, आपको पावर कनेक्शन लेना। देखिए, अभी इंडिया में पावर कॉरपोरेशंस भी, डिस्कॉम्स भी इसके लिए रेडी नहीं थे कि इतने हैवी लोड्स के कनेक्शन वो सिटी एरियाज़ में देने में उनको दिक्कतें हैं।
कहीं कहीं 1.5-2 किलोमीटर की लाइनें उनको नई डालनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो डिपो का जो हमने मेंटेनेंस डिपो बनाए हैं उनका नीड ऑफ लोड है 1.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक का। जो हमारे अपॉर्चुनिटी चार्जर हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी चार्जर अगर लगाया जाता है तो उसको 240 किलोवाट का लोड चाहिए होता है। 2 अगर हम लगाते हैं तो करीब 500 किलोवाट का उनको लोड चाहिए होता है। तो पावर कनेक्शन लेना एक हर्डल है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रा को क्रिएट करना, उसके लिए लैंड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बस के मूवमेंट को भी चाहिए, लैंड चाहिए होती है। लैंड उसमें फ्लोर भी आरसीसी चाहिए, वाटर लॉगिंग ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं, जो समय ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए भी रिज़र्व आपको ज़्यादा रखनी पड़ेंगी एज़ कंपेयर टू डीजल बसेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए नई है। टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन हमारे लिए नई है। इनिशियल स्टेज में जब टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम अपना रिज़र्व उसमें 5% डीजल में रखते हैं, इसमें हम 10% रख करके इनिशियल स्टेज मीन्स फर्स्ट 5 ईयर्स में हमको चलना होगा। सर, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रा की बात करें हम लोग, चार्जिंग इंफ्रा इज अ मेजर जिस पर हम लोग अगर यूपीएसआरटीसी के पर्सपेक्टिव में देखें, जहाँ हम लोग चार्जिंग इंफ्रा की बात करें, चार्जिंग इंफ्रा में सर यूपीएसआरटीसी में आपको लगता है कि जब पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, इनका कितना मेजर रोल्स है जो हम लोग चार्जिंग इनबिल्ड को, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा इनबिल्ड किया जाए, और फ्यूचर में इसको कैसे आप देखते हैं कि कहाँ इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती हैं आपको? गौरव जी, यूपीएसआरटीसी ने 2 तरह से काम शुरू किया है। एक, बस का प्रिक्योरमेंट विद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमने बसेस खरीदी हैं, प्लानिंग करके खरीदी है कि किस मार्ग पर चलानी है, वहाँ पर इनिशियल जो हमारे मेंटेनेंस डिपो होंगे उसमें कितने चार्जिंग इंफ्रा होंगे, और ट्रिप एंड पर इफ़ रिक्वायर्ड हमें कहाँ चार्जिंग अपॉर्चुनिटी चार्जर लगाने हैं। उसके लिए हमने 220 बसेस का प्रिक्योरमेंट किया है। 9 मेंटेनेंस डिपो बना रहे हैं, जिनमें 4 से 6 चार्जर हर एक में लगेंगे, और 25 जगह पर हम अपॉर्चुनिटी चार्जर लगा रहे हैं। डिस्कॉम के द्वारा हमको पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है, लेकिन उनके सामने भी, जैसा अभी मैंने कहा, हर्डल्स बहुत हैं। जैसे हम फेस कर रहे हैं वैसे वो भी फेस कर रहे हैं। इसमें एक और आता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हमको वो नाम भी फॉलो करने हैं, और बाद में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेशन भी समय समय पर उनके इंस्पेक्शंस होते हैं, लास्ट में हमको सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा हम कर रहे हैं कि इंटायर यूपी में हम एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जितने भी मेजर रूट्स हैं वो सब चार्जिंग इंफ्रा से इक्विप हो जाएं। यहाँ पर हमने 2 काम किए हैं। शासन ने हमको स्वीकृति दी है, 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। 100 करोड़ का बजट आउटले स्वीकृत है, उसमें 50 करोड़ मिले हैं। उन 50 करोड़ से हम 19 डिपो, जहाँ अभी बसें नहीं हैं, वो बसें हम प्रिक्योर करेंगे। 19 डिपो हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर 4 चार्जर के साथ कंप्लीट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड डेवलपमेंट के साथ सारी सुविधाएं होंगी। दूसरा, हमने प्रारंभ किया है, यूपी रेप को हम एक ऑफ़र दे रहे हैं, जहाँ पर हमारे बस स्टेशन हैं, जहाँ पर भी हैं, जो ये 19 से कवर नहीं है और जो हमारे पीपीपी मोड से विकसित नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए हमने उनको ऑफ़र किया है कि आप यहाँ पर जो पीएमई ड्राइव के तहत आपको अनुमतियाँ मिली हैं, उसके तहत आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाएं। उससे यूपीएसआरटीसी की रेवेन्यू भी होगी, और एक पूरे स्टेट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। सर, यूपी गवर्नमेंट की बहुत अहम भूमिका रही है इसमें, यूपीएसआरटीसी के लिए उन्होंने डायरेक्टली आपको रेवेन्यू शेयरिंग पे इस पर पैसा दिया है, आपको अनुमोदन दिया है। वैसे सर, हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो स्टार्टिंग का फेज़ 1 है यूपीएसआरटीसी का, जहां वो अयोध्या में, बनारस में, लखनऊ में चार्जिंग लगा रहा है। सर, आपका क्या है इसको, यूपीएसआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट को है, जो हम लोगों की टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, इसको देखते हुए आपको क्या पर्सपेक्टिव लगता है कि इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस इन सिटीज़ को कब तक सर्व करेगा और कैसे सर्व करेगा? गौरव जी, आगामी वर्षों से मेरा तात्पर्य है अधिकतम 5 वर्षों में यूपीएसआरटीसी ऐसी स्थिति में होगा
कि उसको बस चलाने के लिए चार्जिंग इंफ्रा के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे 23 बस स्टेशंस जो पीपीपी मोड पर विकसित हो रहे हैं, उनमें जो प्लेटफार्म है उसके 20% प्लेटफार्म 20% प्लेटफार्म्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड होंगे। उसके सेकेंड फेज़ में हम 48 बस स्टेशन डेवलप कराने जा रहे हैं। वहाँ पर भी 20% प्लेटफार्म जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड होंगे। साथ ही साथ हम 9 डिपोज़ विकसित कर चुके हैं जहाँ पर चार्जर लगे हुए हैं 4 से 6 तक। 19 डिपो विकसित करने जा रहे हैं जहाँ 4 चार्जर होंगे। 25 अपॉर्चुनिटी चार्जर हमारे लग चुके हैं। इस तरह से यूपीएसआरटीसी, मेरा आकलन है कि आगामी 3 वर्षों में इस स्थिति में होगा कि उसको चार्जिंग इंफ्रा के बारे में कुछ भी नहीं सोचना होगा और वो प्राइवेट सेक्टर की बसों को, प्राइवेट सेक्टर की कारों को भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। उसके बाद केवल हमें बस का ऑपरेशन करना होगा। जिस तरह आज हम नहीं सोचते हैं कि रिफ्यूलिंग कहाँ होगी, हमारे हर डिपो में डीजल पंप लगे हुए हैं। हर ज़िले में न्यूनतम 1 तो डीजल पंप लगा ही है, कहीं कहीं 4-4, 5-5 भी लगे हुए हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक बस में भी हम स्वावलंबी हो जाएंगे कि हमें केवल बस ऑपरेशन प्लान करना होगा। अगर हमें हायर भी करना है तो उस बस ऑपरेटर को चार्जिंग इंफ्रा क्रिएट नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आगामी 3 वर्षों में क्रिएट हो जाएगा। सर, यूपीएसआरटीसी ने एक अहम पहल शुरू करी है। जहां हम लोग और स्टेट जो है यूपी जो है इलेक्ट्रिक बस को प्रोक्योर कर रहे हैं, वहां यूपीएसआरटीसी ने अपनी पुरानी डीजल बस को भी एक बार रेट्रोफिट में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में उसने ऑपरेट भी किया, जो इस टाइम पे आपके झांसी क्षेत्र में चल रही है। सर, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए कि इससे आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी और क्या चैलेंजेस यूपीएसआरटीसी ने फेस किया ऐसा करने में? गौरव जी, रेट्रोफिटमेंट फ्रॉम डीजल टू ईवी ये नया इंडिया के लिए है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये करीब 8 साल पहले प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उनको नेट ज़ीरो पर आना है। उन्होंने एक टारगेट रखा है। अब नेट ज़ीरो पर आने के लिए या तो आप अपनी डीजल बसेस को हटा दें या डीजल बसों को रेट्रोफिट कर दें। रेट्रोफिट करने में आपकी बस की बॉडी, आपकी चेसिस, आपका ट्रांसमिशन, आपके टायर्स सब कुछ काम में आ जाते हैं। केवल इंजन, गियरबॉक्स और उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो हटाया जाता है। उसकी जगह पर पावर ट्रेन लगा दी जाती है। अभी हमने 2 गाड़ियों में, एक टाटा की 11 मीटर ऑर्डिनरी बस जो कि 8 साल पुरानी थी, एक लीलैंड की 11 मीटर ऑर्डिनरी बस जो कि 9 साल पुरानी थी, जिनका ऑपरेशंस नहीं के बराबर हो रहा था, उनका रेट्रोफिटमेंट किया है। एक बस, जैसा कि आपने बताया, झांसी में, झांसी ललितपुर रूट पर लगभग 200 दिनों से कामयाबी से चल रही है। एक दिन भी ब्रेकडाउन नहीं है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जहां डीजल बस का हमारा फ्यूल कास्ट ऑर्डिनरी बस का 22 से 23 रुपये पर किलोमीटर आता है, उस बस का हमारा 7 रुपये का पर किलोमीटर की ऑपरेटिंग कास्ट आ रही है। और अभी तक हमें उसमें कोई भी तकनीकी समस्या नहीं उठानी पड़ी। वो बस नियमित रूप से 200 दिनों से संचालित हो रही है। दूसरी बस हमारी CIRT में सर्टिफिकेशन को गई है। सर्टिफिकेशन होकर के अप्रैल में ही मिल जाएगी, ऐसा CIRT ने हमको सूचित किया है। वो बस भी हम चलाना शुरू कर देंगे। इन बसों की कामयाबी के बाद हम शासन के सामने प्रस्ताव रखने वाले हैं कि हमें कम से कम 500 बसेस को रेट्रोफिट करने के लिए फंड दिया जाए, थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि कोई भी STU इतना हैवी अमाउंट अपनी ओर से करने में शायद आज की डेट में सक्षम नहीं होगा। सर, इलेक्ट्रिक बसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल जो सबके मन में उत्पन्न होता है उसकी सेफ्टी को लेके भी आता है। जहाँ पे हम लोग पूरे अक्रॉस स्टेट देखते हैं तो ऐसे भी इंसिडेंट देखने में मिले हैं जहाँ बैटरी की इशू की वजह से गाड़ी में आग लगने की संभावना भी हुई है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो सर, यूपीएसआरटीसी जब अपना गाड़ियों को रेट्रोफिट करने की बात करता है या इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस की ओर उसको अच्छे तरीके से बढ़ने की बात करता है, तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के रूप में क्या सोचता है कि इसमें बैटरी का इश्यूज आ सकते हैं या फिटिंग का इशू आ सकता है? उस पर्सपेक्टिव में आपका क्या मानना है? गौरव जी, जो पास्ट में केसेस आए वर्ल्ड वाइड, मैं केवल इंडिया की बात नहीं करूँगा, वर्ल्ड वाइड जो केसेस आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो डीजल बसों से काफ़ी कम है। नंबर 1।
दूसरा जो इशूज़ आए वो टॉप माउंटिंग में थे, जो छत पर बैटरी रखी जाती है, और जो इशूज़ आए वो जहाँ कनेक्ट होती है बैटरी चार्जिंग के लिए, चार्जर का केबल कनेक्ट होता है, उसके फिटमेंट की वजह से वो सारे इशूज़ दूर कर लिए गए हैं। पिछले कई वर्षों से बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में आग लगने जैसी कोई संभावनाएं नहीं हुई है। अगर आप स्कूटी, टू व्हीलर या इनकी बात करें, वहाँ पर भी जो केसेस आए हैं वो केवल सब स्टैंडर्ड चार्जर को यूज़ करने की वजह से आए हैं। टेक्नोलॉजी अपने आप में इतना इम्प्रूव कर चुकी है, और जाहिर सी बात है बस में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। सब बड़ी कंपनियां हैं, उनको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल है और सेफ्टी कंसर्न फर्स्ट रखा जाता है वहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से किया है। जो बस हमने परचेज की है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, और हम चार्जिंग में भी मैन पावर जो लगा रहे हैं वो पूरी तरह ट्रेंड लगा रहे हैं, ड्राइवर को भी पूरी तरह ट्रेंड करके गाड़ी पर लगा रहे हैं। अभी तक कोई घटना नहीं हुई, आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आएगी। सर, इलेक्ट्रिक बस के अगर हम लोग मेजर सेगमेंट को देखें, जहां हमने चार्जिंग पे डिस्कस किया, जो उसके परचेज पे डिस्कस किया, उसके ऑपरेशन की बात करी, तो एक मेजर हडल है यूपीएसआरटीसी के पर्सपेक्टिव से डीजल सीएनजी से मूव करते हुए इलेक्ट्रिक बस का मेंटेनेंस। उसका एक इंफ्रा अलग है, उसका बॉडी का चीज़ें अलग है, उसमें स्पेसिफिकेशन अलग है। सर वो यूपीएसआरटीसी की क्या क्या तैयारियां हैं इसके मेंटेनेंस को लेते हुए, कि जब अभी तो गाड़ियां नहीं है, जो बाद में 3-4 साल 5 साल बाद गाड़ी पुरानी होंगी, उसके ऊपर आपका सर क्या है कि क्या यूपीएसआरटीसी क्या कर रहा है इसी गाड़ियों के मेंटेनेंस को लॉन्ग टेन्योर में बनाए रखने के लिए? गौरव जी, जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक बस है इंडिया में, जैसे बेस्ट में है, डीटीसी में है, इनका हमने स्टडी कर लिया, उनके सामने कौन सी दिक्कतें आई। पीएमआई की बसेस हमारे यहाँ सिटी ट्रांसपोर्ट में पिछले 3-4 सालों से चल रही हैं, उनका हमने स्टडी कर लिया। इनमें कोई मेजर मेंटेनेंस इश्यूज़ नहीं आते हैं। कुछ सेंसर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चेंज करना होता है। असेंबली चेंजेस बहुत ही रेयर है। अब आने वाले दिनों में जो भी यूपीएसआरटीसी को समस्याएं आएंगी, जाहिर सी बात है भविष्य का आकलन इतनी आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन जो हिस्ट्री हमने दूसरों को देखी है वो सारे प्रिकॉशंस हमने ले लिए हैं, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे एएमसी प्रोवाइडर हैं जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमने उसी ओईएम को ही मेंटेनेंस दिया है जिससे गाड़ी परचेज की है। उनको हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि वो पार्ट्स हमेशा अपने स्टॉक में रखें जिनके फेल होने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे कि गाड़ियों का खराबी के कारण डिटेंशन न होने पाए। सर, हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ को अगर देखेंगे पूरे पर्सपेक्टिव में, अगर ऑटोमेशन में, तो आप देखेंगे पहले डीजल गाड़ी थी, फिर सीएनजी आई, उसको इलेक्ट्रिक सेगमेंट आया। आपको क्या लगता है कि सर इलेक्ट्रिक सेगमेंट एक जो है फाइनल डेस्टिनेशन है या ट्रांजैक्शन है? क्योंकि फ्यूचर में, और आप ऑप्शन देखेंगे तो आज के डेट में मिथनॉल की गाड़ी आ रही है, हाइड्रोजन की गाड़ी आ रही है, लोग हाइड्रोजन की मूव करने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यूपीएसआरटीसी इससे फोकस रहेगा अपने इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट पे, या नई टेक्नोलॉजी की ओर भी वो मूव करता चला जाएगा? गौरव जी, इलेक्ट्रिक बस की डिफिनीशन में होता है कि पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, बट इलेक्ट्रिक मोटर को क्या पावर दे रहा है? बैटरी दे रही है, लॉन्ग कैपेसिटर्स दे रहे हैं, या फ्यूल सेल दे रही है। अभी जो हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, जो मार्केट में प्रचलित है, जो मार्केट में उपलब्ध हैं, वो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बसें हैं। फ्यूचर डेफिनेटली फ्यूल सेल का है। रीज़न उसके पीछे बैटरी की अनअवेलेबिलिटी, लेस अवेलेबिलिटी, बैटरी का डिस्पोजल एक प्रॉब्लम होना, और फ्यूल सेल का धीरे धीरे सस्ता होता जाना। हमने एनटीपीसी के साथ हाथ मिला करके फ्यूल सेल ऑपरेटेड बसेस चलाने का भी प्लानिंग की है, और बहुत ही जल्दी 1-2 साल में यूपीएसआरटीसी ट्रायल के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड बसेस भी चलाना प्रारंभ कर देगी। लेकिन हम ये मान के चलें कि ये ट्रांजिशन 10 से 15 साल से पहले का नहीं है जी। अभी अगर फ्यूल सेल पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी 7-8 साल बाद ही हम उसको ला पाएंगे, और ये बसेस हम 15 साल के लिए प्लान कर रहे हैं मिनिमम। बसेस तो आगे भी चलेंगी क्योंकि इनमें वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, उसके जैसे बॉडी कंडीशन अच्छी रहती है, इसके मूविंग पार्ट्स लीस्ट हैं, इसलिए इनकी लाइफ ज़्यादा होती है।
थैंक यू सर। आज हमने धन्यवाद। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के अंदर इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशन पर चर्चा करते हुए जाना कि यूपी गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को ला रही है, इलेक्ट्रिक बस को डिप्लॉय कर रही है, यूपीएसआरटीसी की उसमें क्या भूमिका है, क्या चैलेंजेस आएंगे चार्जिंग इंफ्रा को लेते हुए, मेंटेनेंस को लेते हुए, और किस तरीके से हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल करते हुए एक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की ओर एक अहम भूमिका यूपीएसआरटीसी निभाएगी और इस तरीके के इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद सभी को।